बेटर है। अच्छा, क्या क्या इम्प्रूव किया आप लोगों ने इस बार? क्या इम्प्रूव किया जो लास्ट टाइम नहीं किया था? अच्छा, लास्ट टाइम सोच नहीं पाए, इस बार थोड़ा सा सोचा। देखो, ये पेपर 4 लिया है, इसको आप स्ट्रॉन्ग करते जाना है ना। पेपर 4, इस बार पेपर 3, इस बार पेपर 2 में सोशियो। इतना अगर कर लिया तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ट्रेडिशनल है। आप लक्ष्मीकांत भी कर लोगे तो पॉलिटी 90% कवर हो जाती है ना। तो बाकी सब ट्रेडिशनल, इसलिए पेपर 4, फिर पेपर 3, फिर पेपर 2 में सोशियो में बहुत टाइम देंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग अच्छा करो। और इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट बेटर होता जा रहा है। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे अपियर होते हैं वो हिंदी मीडियम से 1/3 भी नहीं है, पर जब रिजल्ट आता है 50-50 आता है ना। तो आप लोग अगर थोड़ा भी अच्छा लिखेंगे तो आपकी जो मार्किंग होती है वो थोड़ी लिबरल होती है, तो वहाँ स्कोर अच्छा होता है। तो आप लोग इसका बेनिफिट दीजिए। आप क्या करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से, आपका काम बन जाएगा, है ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना सर, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये क्वेश्चन आया है। तो ये सेंटेंस किसका बोला गया है? आचार्य शंकराचार्य। किस फिलोसफी में? अद्वैत वेदांता। वेदांत नहीं, अद्वैत वेदांता। ठीक है, तो अद्वैत वेदांता में बोला। इसका मीनिंग क्या होगा? ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, ओनली रियलिटी इज द ब्रह्मा। एंड जगत मिथ्या का मीनिंग? एल्यूजन भी नहीं बोलेंगे ना। देखो सुनो, एक वर्ड होता है सत्य, एक वर्ड होता है असत्य, और एक होता है मिथ्या। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्य, व्हाट इज मीनिंग ऑफ असत्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ्या? हाँ, विच इज एग्जिस्टेंट इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। जो टाइम फ्रेम के बियॉन्ड है ना, जिसको टाइम बाउंड नहीं कर सकता, वो सब सत्य है, इटरनल, नित्य। तो जो इटरनल है, नित्य है, बियॉन्ड टाइम है, वो सब सत्य है। तो ब्रह्म कैसा है? सत्य, इटरनल है, ओनली रियलिटी है ना। असत्य मीन्स जो तीनों में कभी नहीं था, नेवर एग्जिस्ट करता था, ना पास्ट में था, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में होगा, वो असत्य। तो फिर मिथ्या मीन्स, हाँ, जो है और नहीं भी है। देखो, ये है और हमेशा है, इटरनल है, ये कभी भी नहीं है, ये है और नहीं भी है। तो जब नहीं है तो फिर क्या है? ये विवर्ता है, विवर्ता। इल्यूजन की जगह विवर्ता वर्ड यूज करना है ना, क्योंकि विवर्त बाधा बोलते हैं इसको। तो जगत इज द विवर्ता ऑफ अ ब्रह्म, बस। तो इसका मतलब है ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, वाइल जगत इज द विवर्ता ऑफ ए ब्रह्म। ठीक है, तो ये लाइन लिख सकते हैं, दो दो लाइन, प्रपोज्ड बाय शंकराचार्य इन हिज अद्वैत वेदांता फिलोसफी। मीनिंग लिख दोगे, ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी वाइल जगत इज द विवर्ता ऑफ ब्रह्मा। what has Charvak considered as the only proof or evidence? Perception. Charvak consider perception is the only evidence, while refuted other evidence like inference, है ना, एनालॉजी, शब्द, बाकी सबको उन्होंने रिफ्यूट कर दिया। बाल, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रत्यक्ष लिख सकते हो। फिलोसफी पूरा ऐसे ही चलता है। अगर आप इसको प्रत्यक्ष लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही है, परसेप्शन लिखेंगे तो भी सही है, प्रत्यक्ष लिखेंगे तो भी पूरा सही। ठीक है, अनुमाना लिखेंगे तो भी सही, इन्फेरेंस लिखेंगे तो भी सही है। नेक्स्ट, बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह, ये किसने स्टेब्लिश किया था? सावित्रीबाई फुले। इसका पर्पज क्या था? हाँ, जो विडोज थी और जो सोसाइटी से एक्सप्लॉइटेड होते थे, उनके बच्चों की डेथ ना हो तो उनको प्रोटेक्ट करना था। तो विडोज और उनके चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन इसका पर्पज। तो हु स्टैब्लिश एंड व्हेन स्टैब्लिश एंड पर्पज ऑफ द स्टैब्लिशमेंट, दो लाइनों में अपन को लिख देना। वर्ड इज अ ब्रह्मा, ये किसने बोला है? भर्तृहरि। इन इज स्क्रिप्चर वाक्य पदियम। अब इसमें क्या मतलब है? वर्ड है ना, तो क्वेश्चन तो आपको वहां एग्जाम में वर्ड नहीं आएगा, वहां शब्द ही आएगा। वहां ऐसा क्वेश्चन आएगा, शब्द इज अ ब्रह्म, ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसमें जो बोला गया, जो वर्ल्ड की, जो जगत क्रिएट हुआ है वो विदाउट साउंड हुआ। तो साइंस भी कहता है एक बिग बैंग हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उससे पूरा वर्ल्ड क्रिएट हुआ, ये तो साइंस भी मानता है। तो बिग बैंग एक्सप्लोजन में भी तो कोई साउंड ही क्रिएट हुआ होगा। तो साइंस भी कहता है कि जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ वो एक साउंड से हुआ, और इन्होंने भी किया, जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ वो एक साउंड से हुआ। तो साउंड भी इटरनल है, नित्य है, लाइक ब्रह्मा। तो जैसे ब्रह्मा इटरनल है, बिगिनिंगलेस है, वैसे साउंड भी बिगिनिंगलेस है, हेंस शब्द इज ब्रह्मा। समझ में आ गया? जैसे पूरी वर्ल्ड किससे क्रिएट मानते? ब्रह्मा से।
ऐसे इन्होंने अपने थ्योरी में क्या बोला, पूरा वर्ल्ड किससे क्रिएट हुआ, शब्द, शब्द मीन्स साउंड, हेंस शब्द इज ब्रह्मा। समझ में, दोनों सिमिलर हो गए। नेक्स्ट, सिक्स हेड टेक्निक। तो आपने क्रिएटिविटी में एक स्कैम्पर पढ़ा होगा, एक सिक्स हेड पढ़ा होगा। तो येलो हेड का मीनिंग क्या होगा, पॉजिटिव चीज। जो भी आपके प्रोडक्ट के पॉजिटिव चीजें होगी उसको अपन को अलग से नोट डाउन करना है कि हमारे प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बेटर देन अदर्स है, उसको बोलते हैं येलो हेड, है ना। क्रिएटिविटी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो हिंडरिंग कर सकता है, तो फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, लैक ऑफ रिसोर्सेस हो सकता है, इसके बाद इन्वायरमेंट हो सकता है, एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकता है, बहुत सारी चीजें, कोई तीन आपको लिख देना है ना। अकॉर्डिंग टू डोलिंगर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्लान। तो रिटन एक्सप्रेशन ऑफ योर स्ट्रेटजी, आपका जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको अगर अपन ने रिटन एक्सप्रेशन में लिख दिया डॉक्यूमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, बिजनेस प्लान। तो मेरे मन में जो आइडिया है अगर मैंने उसको पूरा लिख दिया तो वो रिटन डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, बिजनेस प्लान। समझ में आ गया। तो रिटन एक्सप्रेशन ऑफ योर स्ट्रेटजी इज कॉल्ड बिजनेस प्लान। जेमेराट एंड स्कारबोरो के अकॉर्डिंग आपको क्रिएटिविटी डिफाइन करना है। तो व्हाट इज क्रिएटिविटी, अ नोवेल वे टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सर्च करने का एक नोवेल वे, एक डिफरेंट वे, क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम वही है, सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट चाहिए, इसी थिंकिंग को क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिजिबिलिटी एनालिसिस इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो फिजिबिलिटी का मीनिंग है मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो वायबल होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि वो बाद में घाटे में चले जाए और लैप्स कर जाए। तो मेरा जो प्लान है, मेरा जो बिजनेस आइडिया है वो वायबल है कि नहीं। जैसे मान लो मैं भोलाराम में या भंवर को में कॉफी शॉप डालता हूँ, तो जितना रेंट है, जितना मैं अपने एम्प्लॉय को पे करूंगा, क्या उतने कस्टमर आएंगे। तो मुझे एक स्टडी करनी होगी कि यहाँ कितने बच्चों की मूवमेंट होती है, कितने लोग कॉफी पीने आते हैं, मुझे पर कप कितना प्रॉफिट होगा, मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा, फिर यहाँ का रेंट देखूंगा, एक्सपेंसेस देखूंगा, अगर यवले या कोई लूंगा तो उसकी फ्रेंचाइजी फीस देखूंगा, फिर देखूंगा कि वो प्रैक्टिकली वायबल है कि नहीं। तो अगर वायबिलिटी, प्रैक्टिकल वायबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फिजिबिलिटी। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप सारे चैलेंजेस को पहले फाइंड आउट कर लो। जब मैं एक फिजिबिलिटी टेस्ट लगाऊंगा तो सारे चैलेंजेस देखूंगा कि मेरे आगे चैलेंजेस क्या है, रेंट निकालना, एम्प्लॉय की सैलरी निकालना, फ्रेंचाइजी फीस देना। और इससे बेनिफिट क्या होगा, मैं इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करूंगा, देखो ये मेरा पूरा फिजिबिलिटी टेस्ट बन चुका है, ये हमारा एक्सपेंसेस होगा, ये हमारा इनकम होगा, सर प्लीज इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो मुझे मेरे चैलेंजेस भी पता चल जाएंगे और इन्वेस्टर को मैं इन्वेस्ट भी अट्रैक्ट भी कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसोफर कीन। तो हु कॉइन्ड दिस टर्म फॉर हुम। तो किसने दिया, किसके लिए, कब दिया, किस बुक में ऐसा लिखा है। तो जॉन की एक हिस्टोरियन है, उन्होंने ये देवी अहिल्याबाई के लिए लिखा, एक बुक लिखी, इंडिया हिस्ट्री करके एक बुक होगी, मिल गया, उसमें मेंशन किया। तो किसने किसको किस बुक में ये वर्ड मेंशन किया, क्यों किया, क्योंकि तो वो फिलोसोफर भी है, वो रिलीजियस पर्सन भी थी, है ना, और वो एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल भी थी। आपने उनके दो तीन टैक्टिक्स पढ़े होंगे, है ना। जब मराठा उनके पेशवा उनके अटैक करने आ रहे तो उन्होंने एक, है ना, विमेन बटालियन को आगे कर दिया था, है ना। तो ऐसा कई बार लगा कि यार हमारे लिए ये डेंजरस हो सकता है, उसको अलग करवा दिया। जैसे इनके दो तीन टैक्टिक्स थे, इसलिए वो क्वीन भी है और वो फिलोसफर भी है ना। तो अमलगमेशन ऑफ बोथ इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिकल, टेक्टिकल, पॉलिटिकल, ये सारी एबिलिटी, इसलिए वो क्या है, फिलोसोफर की। तो किसने किसको किस बुक में बोला और क्यों बोला, ये दो लाइन में अपन कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट द सप्तभंगी ज्ञान थ्योरी ऑफ जीवन। तो 7 पार्टाइट थ्योरी इन्होंने बोला है। तो सबसे पहले इंट्रो। तो इंट्रो में सप्तभंगी का क्या इंट्रो होना चाहिए, क्या होगा बताओ इंट्रो। हाँ बिल्कुल। तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्यादवादा, स्यादवादा कॉमा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्यादवादा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म। तो जैनिज्म में एक एपिस्टेमोलॉजी है स्यादवादा, उसी का ही एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, सप्तभंगी, बेस्ड ऑन रिलेटिविटी। ये हर चीज को कहता है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब कुछ रिलेटिव है, और हर एस्पेक्ट के कितने हो सकते हैं, 7। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखना है। तो 2 लाइन में हमें चाहिए इंट्रो, अगली 2 to 3 लाइंस में चाहिए ऑल 7 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रुथ, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। ये 2 से 3 लाइन में कॉमा कॉमा करके लिखना है।
फिर 3 to 4 लाइंस या जितना भी हो जाए उसमें आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर या बेनिफिट्स ऑफ स्यादवादा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सप्तभंगी, और 2 से 3 लाइन में, और नहीं, इसको पहले लिखना है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना है। 3 to 4 लाइन में क्या करना है, क्रिटिसाइज करना है, और लास्ट में कंक्लूजन में इसका प्रेजेंट रिलेवेंस बताना है। कुल 11-12 लाइन हमें यूटिलाइज करना है। पहली 2 लाइन में इंट्रो, फिर 2-3 लाइन में ऑल 7 एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रूथ, फिर 3 to 4 लाइन में क्रिटिसाइज करना है, जैसे हाईली रिलेटिव है, किसी इनडिसिजिवनेस हो सकता है, जब किसी भी एक डिसीजन में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मैं हर चीज को 7 बार नहीं बोल सकता। किसी ने कहा तुम मार्केट गए, अब मैं 7 बार बोलने लगा, है ना, तुम कल क्लास आए थे कि नहीं, मैं 7 बार बोलने लगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई मुझसे बात करे मैं उसको 7 बार बोल के देखूं। बात समझ में आ गया? तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, शायद पढ़ रहा हूँ, शायद नहीं पढ़ रहा हूँ, कह नहीं सकता, मतलब तो आदमी परेशान, इरिटेट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके बाद हमें क्या कहते हैं, किसी अल्टीमेट ट्रुथ के तक पहुंचने में क्या डिफिकल्टी पैदा करेगा, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ को खुद ही मना कर रहा है। कुछ भी चीज एब्सोल्यूट है ही नहीं, सब कुछ रिलेटिव है। आपके एस्पेक्ट से ये सही, मेरे एस्पेक्ट से, तो किसी न किसी एस्पेक्ट से तो टेररिस्ट भी सही हो गए। जब हर किसी का एस्पेक्ट सही है तो टेररिस्ट का भी एस्पेक्ट सही है, तो इसका मतलब सब सही है, ऑल राइट्स ऑल रॉन्ग्स सब सही है। जब हर किसी का पर्सपेक्टिव सही है तो फिर टेररिस्ट सही है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब इसकी क्या हो जाएंगी, क्रिटिसिज्म हो जाएगी। फिर रेलेवेंसी बता देंगे कि अगर हम हर चीज को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देंगे तो टॉलरेंस आ जाएगा, डायलॉग एस्टेब्लिश हो सकता है। अभी जो हम फेनेटिक हो गए, कट्टर हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है, हमें लग रहा है कि केवल हमारा पर्सपेक्टिव सही है। तो ये रिलेवेंस, प्रेजेंट रिलेवेंस। तो मैंने क्या किया, 7 पार्ट टाइप में सब कुछ डाल दिया, उसका इंट्रो डाल दिया, उसके ऑल 7 एस्पेक्ट बता दिए, उसकी क्रिटिसिज्म भी डाल दिया, और उसका प्रेजेंट रिलेवेंस भी बता दिया। तो अगर कोई ऐसी थ्योरी पूछ रहा है, उसको हम 3-4 डायमेंशन 7 मार्कर में ही दे रहे, तो बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन एक है पर डायमेंशन बहुत सारे दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन चातुष्टय। चलो इसका इंट्रो क्या होगा, किसमें? हाँ, शंकराचार्य प्रपोज्ड 4 मीन्स टू अटेंड साल्वेशन, है ना, अलोंग द ज्ञान मार्ग। क्योंकि देखो 3 मार्ग है इंडिया में, एक भक्ति मार्ग, एक प्रेम मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। तो शंकराचार्य ज्ञान वाला मार्ग, वो कहते हैं अगर इग्नोरेंस दूर करोगे तो आपको ये जो इल्यूजन हो रहा है ना जगत के, ये दूर हो जाएगा। तो आपको अगर साल्वेशन चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, नॉलेज। तो नॉलेज पास से जो साल्वेशन की बात की, उसके लिए उन्होंने 4 मीन्स प्रपोज किए। तो शंकराचार्य प्रपोज्ड 4 मीन्स फॉर अटेंडिंग साल्वेशन थ्रू ज्ञान मार्ग। ये इंट्रो हो गया। और 4 मीन्स अपन को डिस्क्राइब कर देना है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति एंड मुमुक्षुत्व। ये 4 चीजें अपन को बतानी है। ये 4 चीजें उन्होंने बताई, एक एक 2-2 लाइन अपन को सबको बताना है, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति वगैरह सब बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का ह्यूमनिज्म समझाना है। रविन्द्रनाथ टैगोर का ह्यूमनिज्म क्या है? तो एक्चुअली इन्होंने बोला कि अगर कोई भी ह्यूमन अपनी कंप्लीटनेस को अटेंड करता है तो वो किस ट्राइबल डाइवर्सिटी क्यों है। फिर लिखा कि हमें इससे बेनिफिट क्या होगा, है ना, कुछ तो फायदा होगा इससे। इसके बाद इतनी ट्राइबल डाइवर्सिटी से क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और फिर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। तो आप लेक्चर देखना वापस, 4.0 में कल एक पोस्टर भी डलवाया था कि भाई सारे लेक्चर्स अपडेटेड हो गए। 10 to 12 लेक्चर्स में पूरी डाइवर्सिटी कवर की है, पिछली बार 1 घंटे में की थी। तो इस बार क्या कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन में एक डाइवर्सिटी, बस एक बार पढ़ लो, फिर लाइफ में नहीं पढ़ना। अगर आपने ट्राइबल डाइवर्सिटी के सारे, दो सिलेबस में लिखा है ट्राइबल डाइवर्सिटी, तो अगर हमने सारे, क्या ही नहीं आ सकता, हाउ ट्राइबल डाइवर्सिटी पोज्ड चैलेंजेस अगेंस्ट नेशनल यूनिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि ट्राइबल डाइवर्सिटी हमारे यूनिटी के लिए कैसे थ्रेटन कर सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे ये भी आ सकता है, ट्राइबल डाइवर्सिटी हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे, ये भी पूछ सकता है। तो जितने डायमेंशन है आप देखना, तो नोट्स 1-2 दिन में सोचो कि पूरे अपडेट हो जाएंगे। अभी लास्ट टाइम नहीं पढ़ाए थे, इस बार हमने सब पढ़ाया। जैसे चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम, मैंने कल क्लास ली, तो क्राइम का टाइप क्या हो चुका है, एक टॉपिक आप पढ़ना, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ क्राइम। तो पहले क्राइम्स के टाइप्स कैसे थे, अब कैसे है, पहले क्राइम का लेवल क्या था, अब क्या है, पहले क्राइम का नेचर कैसा था, अब कैसा है, पैटर्न। 4 चीजें मैं बताई, टाइप्स, लेवल, नेचर एंड पैटर्न, पूरा समझाया। फिर ये जो बदल गया चेंजिंग सिनेरियो, जैसे आप पहले देखते थे शोले मूवी आती थी, डकैत्स वगैरह होते थे, बेंडेड क्वीन का नाम सुना होगा, फूलन देवी। अब मूवीज नहीं बनेगी क्यों, अब है ही नहीं डकैती। तो क्राइम बदल गया ना, अब साइबर क्राइम आ गया।
तो जब क्राइम का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ तो गवर्नमेंट के आगे चैलेंजेस क्या हुए, है ना, गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड थी कि नहीं थी, ये देखना पड़ा। और गवर्नमेंट ने कैसे अपने आप को अडेप्ट किया, कौन से लॉज आए, जैसे साइबर क्राइम आया तो आईटी एक्ट आ गया, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन आए तो पॉक्सो आ गया, डोमेस्टिक वायलेंस आए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया। तो गवर्नमेंट खुद को मॉडिफाई कर रही, फॉरेंसिक लैब आ गई। तो इस तरह से तो हमें क्या करना है, एक बार पढ़ना है, सारे डायमेंशन कवर करना है और मेंटली सेटिस्फाइड रहना कि बस अब हमें इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हमें मार्केट में ना 10 चीजें ढूंढना नहीं करना। तो अब सारी चीजें, जैसे डिप्रेशन कल हुआ, डिप्रेशन के टाइप, डिप्रेशन के सिम्टम्स, डिप्रेशन के कॉजेस एंड डिप्रेशन की थेरेपीज, कंप्लीट डिप्रेशन। अब कल होगा एंजाइटी। तो हमें क्या करना, एक बार पढ़ना, समझना, उसको कंप्लीट करना। ये तो फिर बार बार क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ रहे हो, हर बार लग रहा है कुछ ना कुछ कमी है, हर बार पढ़ रहा कुछ ना कुछ कमी है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हर उसको मैं बहुत वास्ट पढ़ाऊंगा, भले लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सोशियो चल रहा और ये एथिक्स में डिसीजेज वगैरह चल रही, ये सब बहुत है। और ये पुराने बैच में सबको प्रोवाइड करा दिया। तो किसी का कोई भी पुराना बैच हो, हमने वीडियोस 900 वीडियोस न्यू डाले कि फिर से इनको देखो, तैयार कर लो। तो आपको ना तो मार्केट में कोई बुक पढ़ने की नीड है, ना कोई लेक्चर देखने की नीड है। मतलब अपने बच्चों को बता रहे कि हमने सब कर दिया पाना। और किसी को ये नहीं बोला कि नए बैच में आ जाओ, पुराने बैच में ही सारी वीडियोज मिल जाएंगी। 900 वीडियोज हमने अपलोड किए, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, तो उनको देखते जाना। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर टेक्निक की टेबल बनानी है अपन को, है ना। इसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट। तो जब भी हम कोई कंपनी खोलेंगे तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, पैन, है ना, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे रिक्वायरमेंट हमें लिखना है। अगर हमारे एम्प्लॉयज ज्यादा है तो हमें क्या चाहिए, प्रोविडेंट फंड चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट हमें लिखना है। इसके बाद अनात्म वादा, इसका इंट्रो क्या होना चाहिए, मेटाफिजिकल। एक्चुअली जब भी हम वर्ल्ड, सोल, है ना, गॉड, है ना, ये सब बात करते हैं, सब मेटाफिजिक्स। तो ये क्या है अनात्मवादा, ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट उसने, बुद्धिज्म ने मिडिल पाथ को होल्ड किया है। इसने ना तो इटर्नल को माना है, ना तो सोल इटर्नल होती है, ना निहिलिज्म को माना है। उसने बीच का एक मिडिल पाथ दिया, ना तो सोल इटर्नल होती है, ना सोल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, इसको। और फिर इन्होंने कहा कि 5 स्कंधाज होते हैं और इनके एग्रीगेशन से एक इंडिविजुअल बनता है। समझना, इसको ऐसे समझना। आपने मिलिंद पन्नो पढ़ी है, एक मिलिंद पन्नो जिसमें नागसेन आपने सुना होगा। तो मिलिंद पन्नो एक मिनांडर था, वो आस्क करता है एक बुद्धिस्ट मॉन्क से और उसमें पूछता व्हाट इज सोल। तो उन्होंने ये अनात्मवाद मिलिंद पन्नो में दिया और उसको एक्सप्लेन किया। जैसे कोई चैरियट है, तो चैरियट छोड़ो, एक स्कूटी है, मान लो आप स्कूटी नीचे पार्क कर दी। इसके बाद क्या किया मैंने, आप जब तक ऊपर गए मैंने किसी लड़के से बोला, उसने हैंडल अलग कर दिया, इंजन अलग कर दिया, सीट अलग कर दी, व्हील्स अलग कर दिए। स्कूटी नहीं है एक्चुअली, स्कूटी क्या थी, सारे पार्ट्स का एग्रीगेट थी। बात समझ में आ गई। तो स्कूटी का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो किसी भी चीज का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो क्या करते, 5 स्कंदाज का, जैसे हम सब किससे बने, 5 स्कंदाज का एक एग्रीगेट है। देखिए उसमें डायग्राम दिया, 5 स्कंदाज वगैरह, इनका हम एग्रीगेट बने। तो हमारी बॉडी, हमारी कॉन्शियसनेस, ये सब 5 स्कंदाज के एग्रीगेशन से बनी है। इसमें अलग से कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने एक प्रतीत समुत्पाद बोला था। प्रतीत समुत्पादा क्या होता है, इस प्रतीत समुत्पादा का नहीं, कॉजेशन थ्योरी है। इट मींस इफ देयर आर या देयर इज अ इफेक्ट, इट मींस अ कॉज शुड बी प्रेजेंट फॉर दैट इफेक्ट। अगर कोई इफेक्ट है तो उसका एक कॉज होगा। हर चीज का एक ना एक रीजन है। इसका मतलब क्या वर्ल्ड में कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है? कोई भी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता, क्योंकि हर इवेंट के लिए, हर चीज के लिए कोई ना कोई कॉज होगा। तो एवरीथिंग इज बाउंड विथ एनीथिंग, ना कुछ तो हर चीज। तो अगर मैं भी हूं तो इसके पीछे कोई ना कोई कॉज होगा। तो दुनिया में, वर्ल्ड में कुछ भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज एवरी इफेक्ट, है ना, इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनी कॉज। इसका मतलब जब कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं तो इंडिपेंडेंट सोल कैसे हो सकती? जब कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं, हर के पीछे कोई ना कोई कॉज है, तो इंडिपेंडेंट सोल का कॉन्सेप्ट भी तो गलत होगा। अगर मेरी बॉडी से एक सोल निकल रही है और दूसरी बॉडी में जा रही है, इट मींस
देयर इज इंडिपेंडेंट सोल विच इज रिजाइडिंग इन मी, और आफ्टर माई डेथ वो सोल बाहर निकल रही है। पर प्रतीत समुत्पादा क्या कहता है कि नथिंग इज इंडिपेंडेंट, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इवन आवर बॉडी, इवन आवर सोल, कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने प्रूव किया, पहले तो बोला कि मिडिल पाथ है, ना तो हम इटर्नलिज्म को मानते हैं जो वेदास में दिया, उपनिषद में दिया, ना निहिलिज्म को मानते हैं जो चारवाक ने दिया। वेदास क्या कहते हैं, इटर्नल सोल होती है, ऑल वेदास, और चारवाक क्या कहता है, कुछ भी नहीं होता, निहिलिज्म। इन्होंने क्या दिया, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब सोल है पर वो इटर्नल नहीं है। कोई पर्सन अगर बन रहा तो 5 स्कंदाज के एग्रीगेट्स, यहां तक समझ में आ गया। फिर उन्होंने बोला आर्ग्यूमेंट दिए, आर्ग्यूमेंट दिए प्रतीत समुत्पादा। प्रतीत समुत्पादा का डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है, हर चीज अपने कॉज पे डिपेंड है। जैसे फर्नीचर है तो वो वुड पे डिपेंड है, वुड है तो वो ट्री पे डिपेंड है। इंडिपेंडेंट फर्नीचर कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी फर्नीचर आप नहीं ला सकते जो वुड के बिना हो या किसी मटेरियल के बिना हो। तो सोल कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है? फिर इनसे पूछा कि भैया आर्गुमेंट, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, एक तो प्रतीत समुत्पादा हमारा आर्गुमेंट। दूसरा क्या होता है, जब आप डीप स्लीप में चले जाते हो या आप बेहोश हो जाते हो, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं रहती। इट मीन्स ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी देर के लिए आत्मा चली गई। जब आप कोई डीप स्लीप में चले जाते हो या अनकॉन्शियस हो जाते हो, उसमें सोल कहाँ चली गई? अगर हमारे अंदर सोल है, कोई इटर्नल सोल है, तो कॉन्शियसनेस तो हमेशा होनी चाहिए, और आफ्टर डेथ ही कॉन्शियसनेस जाना चाहिए। पर अगर कोई बेहोश हो गया, उसको खूब हिलाओ डुलाओ, कॉन्शियसनेस बची नहीं बची। अगर वो कॉन्शियस नहीं है, इस मीन्स उसके अंदर आत्मा जैसा अलग से कुछ नहीं। बात समझ में आ रही? अगर हमारे अंदर सोल है तो जब हम सोते तब कहाँ चली जाती, कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती? खूब हिलाते डुलाते तब भी नहीं हिलते। और कोई आईसीयू में चला गया, बेहोश हो गया, तब जिंदा तो है, आत्मा तो होनी चाहिए, तो उसमें कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। पता चला वो आंखें ही नहीं खोल रहा, 15 साल से कोमा में ही डला है, तब कॉन्शियसनेस कहाँ चली गई? ऐसे इन्होंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए कि भाई ये आर्ग्यूमेंट है, पर इसका रिलेवेंस भी है, इसका रिलेवेंस है। अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, डिजायर क्यों है, हमें क्लिंजिंग क्यों है? हमारे अंदर क्लिंजिंग या डिजायर इसलिए है क्योंकि हमने हर चीज को परमानेंट मान लिया। मैंने मान लिया कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा। जैसे आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको लगेगा मैं हमेशा जॉब करता रहूंगा। कोई भी चीज इटर्नल हो नहीं सकती, सब मोमेंट्रीनेस होता है, क्षणिक बात बोलते हैं। तो हम लोग क्या करती है, जो क्लिंजिंग होती है, जो हमारी डिजायर आती है, वो इसलिए आती है हमने हर चीज को इटर्नल मान लिया। अगर किसी चीज का लॉस हो गया, कोई चीज हमसे चली गई, तो हम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमने मान लिया तो वो हमारे लिए, हमारे साथ हमेशा रहेगी। इसलिए तो किसी की डेथ के बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने उसको मान लिया तो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमने एक इटर्नल सोल का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया था। वैदिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया, हमारी सोल इटर्नल है। इसके मतलब हर चीज क्या होती है, इटर्नल। इसलिए जब कोई चीज हमसे चली जाती है तो हमें दुख होने लगता है। पर हम जैसे ही किसी को इटर्नल नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इस वर्ल्ड में कुछ भी इटर्नल नहीं है, सब मोमेंट्रीनेस के लिए है, थोड़ी देर के लिए। तो अगर कोई चीज चली भी जाएगी तो हमें उसके लिए क्या होगा, सैडनेस नहीं होगी। जो दुख हम बोला ना, दुख हो गई नहीं। तो दुख कहां से आता है, डिजायर से। डिजायर कहां से आती है, क्लिंजिंग से। क्लिंजिंग कहां से आती है, जब हम किसी चीज को इटर्नल मान लेते हैं। ये समझ में आ गया? पर हम किसी चीज को इटर्नल नहीं मानेंगे, सोल को, सेल्फ को इटर्नल नहीं मानेंगे, तो डिजायर ही नहीं होगा, दुख ही नहीं होगा। पहला तो ये। दूसरा, मुझे लगता है मेरे अंदर एक आत्मा है, आपके अंदर, मुझे लगता है इनके अंदर एक अलग आत्मा है। तो जब हम अलग अलग सोल का कॉन्सेप्ट करते हैं तो वहां अपने पराये का डिस्क आ जाता है। तो जब हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, वहां क्योंकि वहां डिफरेंशिएशन हो जाता है बिटवीन मी एंड यू। बात समझ में आ रहा है? ऐसा इसलिए कि मुझे लगता है मेरे अंदर एक आत्मा है, इनके अंदर एक आत्मा है। जब बाद में पता चलेगा भैया ये भी 5 स्कंदाज के एग्रीगेट है, हम भी 5 स्कंदाज के एग्रीगेट है, ना इनके अंदर कोई इटर्नल सोल है, ना मेरे अंदर कोई इटर्नल सोल है, तो जैसे ये है वैसी मैं हूं। तो फिर समाज में क्या आ जाएगी, सोसाइटी में क्या आ जाएगी, एम्पैथी। क्योंकि हम दूसरों को वैसे ही फील करेंगे। अभी अलग अलग क्यों फील कर रहे हैं? मुझे लगता है इनके अंदर अलग सोल है, मेरे अंदर अलग सोल है, ये अलग है, मैं अलग है, इसलिए तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक बॉन्डेड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों हो रही? क्योंकि हमें लग रहा वो अलग है, हम अलग है। क्योंकि हमें लग रहा मेरे अंदर अलग सोल है, इनके अंदर अलग सोल है। जब लगे अलग से कोई इंडिपेंडेंट सोल होती ही नहीं है, सब 5 स्कंदाज के एग्रीगेट है, उस दिन हमें क्या लगेगा, ये भी 5 स्कंदाज के एग्रीगेशन से बने, हम भी। तो डिफरेंशिएशन बचेगा ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। तो हमारे अंदर एम्पैथी हो जाएगी, कंपैशन आ जाएगा। तो पहला तो क्लिंजिंग, डिजायर खत्म हो जाएगा जिस दिन हमें पता चल गया इटर्नल कुछ भी नहीं है, सोल भी इटर्नल नहीं होती। और दूसरा क्या हो जाएगा, एम्पैथी, कंपैशन आ जाएगा। पूरा समझ में आ रहा किस तरह से फ्रेम करना है? तो जो अनात्मावादा है ये मिडिल पाथ है बिटवीन इटर्नलिज्म एंड निहिलिज्म।
इसमें क्या होगा, आत्मा क्या होती है, 5 स्कंदाज का एग्रीगेट है, ठीक है। 5 स्कंदाज के नाम लिखना है, फिर आर्ग्यूमेंट देना, प्रति समुत्पादा, है ना। एवरी इफेक्ट इज डिपेंड ऑन इट्स कॉज, है ना। नो वन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हेंस सोल इज होल सोल कैन नॉट इंडिपेंडेंट या एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अपन को बताना है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट डीप कॉन्शियसनेस का देना और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट लिखे, और लास्ट में उसका बताना है रिलेवेंस। लास्ट क्वेश्चन है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अगेंस्ट कौन कौन से चैलेंज और गवर्नमेंट आपके प्रोग्राम बताने। तो सबसे पहले डिफाइन करो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। तो पहले डेफिनेशन, अगर कोई मोर देन 50% का शेयर है और मोर देन 50% विमेन एम्प्लॉय है, तो उस एंटरप्रेन्योर को क्या बोलेंगे, या उस एंटरप्राइज को क्या बोलेंगे, विमेन एंटरप्राइज। फिर एक डेटा दे दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर है वो कितने परसेंट है, 13.7, बाकी सब कौन है, मेल है। इसका मतलब इनका नंबर बहुत कम है, इसका मतलब कुछ तो चैलेंजेस होंगी। फिर चैलेंजेस, तो जब भी हमें चैलेंजेस लिखना एक डेटा चाहिए। तो विमेन इंटरप्राइजेस, इतने नंबर्स ऑफ विमेन इंटरप्राइजेस कम क्यों है, क्योंकि सर्टेन चैलेंजेस है। तो एक डेटा दिया 13.7 का, और चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इंडिविजुअल चैलेंजेस, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसका इंडिविजुअल चैलेंज है, तो उसमें डेटा लिखा। देखो इकोनॉमिक चैलेंज, उसमें डेटा लिखा किसको कितना लोन मिलता है। एजुकेशन में डेटा दिया, हायर एजुकेशन 27% के पास है। तो अगर हमने केवल उसमें हेडिंग लिख के डेटा भी लिख दिया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पीएससी लाइन लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे पेट्रियार्कियल सोसाइटी, ये सब हमें डेटा भी लिखना है। तो हम जितना ज्यादा डेटा, और मैंने बोला डेटा का रजिस्टर अलग बना लो, मैंने बोला डेटा का एक रजिस्टर, जितने फैक्ट्स हैं वो एक जगह लिख लो। सोशियोलॉजी का फैक्ट, इकोनॉमी का फैक्ट, इस बार जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ट्रेड कितना हुआ, इसके बाद हमारा फॉरेक्स कितना है, ये सब इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर में पूरा व्हीट का एरिया, सोइंग एरिया, व्हीट का प्रोडक्शन, राइस का सोइंग एरिया, राइट का प्रोडक्शन, ये सब एक फैक्ट डेटा में। तो इन्हें मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा डेटा है, आपको एक बार में नहीं होगा, पर इन्हें मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम यूनिट 1-2 का होगा, ये डेटा हो सकता काम आ जाए। तो मैंने हर एक पॉइंट में डेटा देने की कोशिश कर दी है कि डेटा अगर आपको मिल गया तो आपको डेटा बहुत सारा मिल गया इस तरह से। और लास्ट में पूरे प्रोग्राम्स लिख दिए, ये प्रोग्राम्स अपने चला रहे हैं। तो अपन को सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएससी में, सीधा आंसर चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्वेश्चन जब सीधा है तो आंसर सीधा है। कोई भी क्वेश्चन अगर उसने पूछा क्रिटिकली इवेल्युएट द सप्तभंगी ज्ञान थ्योरी, 7 पार्टाइट थ्योरी, तो सीधे पूरा उसको सीधे उसी के बारे में बताना है। तुम्हारा जो आंसर है वो क्वेश्चन के सराउंडिंग ही घूमना चाहिए, ना यहाँ की बातें ना वहाँ की बातें। तो बहुत अच्छा, एक स्ट्रेट माइंडसेट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब बताओ क्या क्या प्रॉब्लम जा रही है, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, राइटिंग, क्या दिक्कत जा रही है, इस पर अपन बात करते हैं। क्यों? हाँ, नहीं है। दो, अब दो, जैसे 2 मिनट में बात करूं, जैसे सांख्य फिलोसफी, सांख्य ने कहा कि एक प्रकृति है, उसमें 3 गुण है, रजो तमस सतो, इसमें सबसे एक्टिव है रजो। रजो एक्टिव होता है और सबको इम्बेलेंस कर देता है। इम्बेलेंस कब होगा, जब पुरुष उसके कांटेक्ट में आएगा, बस फिर क्रिएट हो जाएगी 25 चीजें। इसके अलावा सांख्य ने कुछ नहीं बोला, सांख्य ने बस यही बोला है। सांख्य ने इसके अलावा क्या बोला, कुछ नहीं। इसके बाद अब ये जो पुरुष और प्रकृति है अलग कैसे होंगे, ये योग ने बोला कि अष्टांग योग फॉलो कर लो, प्रकृति पुरुष को अलग कर दो। कुछ नहीं बोला योग ने इसके अलावा। एक सिंगल लाइन बता दो अष्टांग योग के अलावा योग में और क्या है। ये अष्टांग योगा में ही है, यम नियम, और क्या नियम में ही है। अच्छा 5 क्लेश, हाँ तो प्रकृति उसमें कितने, जैसे प्रकृति पुरुष है तो कितने सौरोज क्लेश होंगे, तो मतलब कितने तरह के सौरोज हैं, वो योग का मीनिंग। तो योग वर्ड का मीनिंग क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। तो चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। तो प्रकृति पुरुष के बाद जो चित्त वृत्ति, जब भी हम कुछ देखते हैं तो उसकी जो इमेजिनेशन हो जाती है उसे चित्त वृत्ति है। तो चित्त मतलब मेरा माइंड, और जिस चीज से माइंड मेरा डिस्टर्ब हुआ है चित्त वृत्ति। देखो ऐसा होता है, जैसे मैं जब इंदौर आया था ना, तो मेरे लिए इंदौर बहुत बड़ा था। जैसे, और मैं अभी भी राजवाड़ा नहीं जा सकता, अभी भी मैं नहीं गया, जा ही नहीं सकता, अभी भी नहीं गया।
पर मैं जहां जहां जा चुका हूँ, जैसे मैं विजयनगर जा चुका हूँ 30 40 50 बार, तो मैं विजयनगर जा सकता हूँ और मेरे लिए विजयनगर बहुत पास हो गया। तो जिस चीज को हम जितना जान लेंगे उतना वो छोटा हो जाता है। एक चीज है, तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं और उस पर हमारी कमांड नहीं होती तो वो चीज हमें बहुत डिफिकल्ट, बहुत बड़ी लगती है। और जब हमारी उस पर कमांड हो जाती है, जैसे आप कुछ भी बोलते जा रहे, मैं आंसर देता जा रहा हूँ, तो अगर मेरी कमांड हो गई पर बहुत आसान है। वो कमांड कब होगी? जब हमें इजी लैंग्वेज में वो समझ में आ जाए। हाँ, जैसे अनात्मवाद। हाँ हाँ। रविंद्र टैगोर की दो ही चीज पढ़ने की, ह्यूमनिज्म और इंटरनेशनलिज्म, दो चीज। हाँ, तो जो सबसे बुरा मटेरियल है वो फिलोसफर्स का है। जो मार्केट में अब सबसे बुरा अवेलेबल है वो फिलोसफर्स का है। आज मैंने सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन सब का 2016 से 24 का मॉडल आंसर बना रहा था, क्यों बार बार यही आ रहा था, बच्चों को दिक्कत जा रही, तो मैं क्या, मैं सबके मॉडल आंसर, तो आज मैंने कोई भी क्लास नहीं ली, ऑफ कर दी और मैं सारे मॉडल आंसर बनाता जा रहा था। एक बार बच्चों को मॉडल आंसर मिल गए तो आपका जब तक पेपर 4 खत्म होगा तब तक मैं सारे 2 7 10 बना लूंगा और आपको लोगों को दे दूंगा कि ये क्वेश्चन होगा, इस तरह से मैं आंसर फ्रेम करना, तो आपके लिए इजी हो। अभी आपके पास जो सोर्स है आप उससे पढ़ लो, पर जब तक आपका पेपर 4 कंप्लीट होगा तब तक मैं पेपर 4 के सारे फिलोसफर्स के मॉडल आंसर दे दूंगा, या जो जो हमारे क्लास में आते जाएंगे वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कि जैसे हमने वहाँ बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह पढ़ लिया अभी, तो वहां तक के मैंने पूरे मॉडल आंसर बना लिए कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो जितने PYQs उनके मॉडल आंसर बना लिए, उनको मैं दे दूंगा। जैसे वर्च्यूज नॉलेज 200 वर्ड्स में कैसे लिखना है, तो मैंने लिख लिया, वो मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बस ये कर सकते हैं, इसका 2 7 10 दे देंगे तो आपका आसान हो जाएगा। नहीं, नहीं होते, नहीं होते, सही बात है। नहीं, ये तो पता है कि क्या क्या पढ़ना है। बुद्धिज्म है। हाँ, एथिक्स, हाँ, 3 चीजें पढ़नी है। तो बिल्कुल देखो, जैनिज्म है अनेकांतवादा, 7 ट्राइपार्टाइट, स्यादवादा, और त्रिरत्न, पंचमहाभृता, और द्रव्य, थ्योरी ऑफ द्रव्य, जिसमें मोक्षा और बॉन्डेज दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी जैनिज्म में नहीं पूछे, कुछ भी नहीं। और एक आध क्वेश्चन आता भी तो ठीक है। बुद्धिज्म में क्या पूछेगा? मोमेंट्रीनेस, मिडिल पाथ, प्रतीत समुत्पादा, और एट फोल्ड पाथ, मतलब वो तो हिस्ट्री में भी अपन पढ़ लेते एक्चुअली। इस नहीं है जो PYQ जो आप उठा के दे लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे आज मैंने 8 साल के बनाए मॉडल आंसर, मुझे एक भी क्वेश्चन इनके अलावा कुछ भी नहीं मिला, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। तो PYQ भी कवर कर लिए तो 90% कवर है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे हम आपको मटेरियल जल्दी से जल्दी देंगे, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी ना। थैंक यू। ऐसे चेक, हाँ, ऑफिस से आप कलेक्ट कर लीजिए कॉपी, ऑफिस से अपनी अपनी कॉपी कलेक्ट कर लीजिए। हाँ बता। हाँ, अभी शून्यवादी क्लास होगी तो बता देंगे यार। शून्यवाद पढ़ाना है मुझे, विज्ञानवाद पढ़ाना है, 2 वाद अभी पढ़ाना बुद्धिज्म में, एक शून्यवाद पढ़ाना है, एक विज्ञानवाद पढ़ाना। 6.0 में हो किसमें हो? पर अभी शून्यवाद विज्ञानवाद 2 डलेंगे, है ना, तो उसमें पढ़ा दूंगा मैं पक्का।